नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी 2020 सीरीज़ में कि हमारे देश पे कर्ज कितना है। और जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगी उससे आप ये समझ जाएंगे कि पिछले 13 तारीख को बैंक कर्मचारियों ने भी इतना हड़ताल क्यों किया था। भारत बंद जिस दिन उन लोगों ने करा था, जिस दिन 25 करोड़ कर्मचारी विभिन्न भागों से, वो लोग विभिन्न विभागों के थे, वो छुट्टी पर थे और बैंकों में भी कोई लेन देन नहीं हुआ था। हमारा देश इस समय चौतरफा घिरा हुआ है, कर्ज बढ़ा हुआ है, किसानों की हालत ये है। खैर, अभी पहले हम बैंक आंकड़ों की बात करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा प्रसून बाजपेयी जी, जब आज तक न्यूज़ चैनल लॉन्च हुआ था तो उस टीम में वो भी थे। और वो ऐसे पत्रकार हैं जो कि सही को सही और गलत को गलत कहने में संकोच नहीं करते और ना ही वो कभी कोई चमचागिरी करते। इसीलिए वो फिर आज तक से अलग हो गए, वो एबीपी न्यूज़ में आए। लेकिन बिहार चुनाव के दौरान जब वहाँ पे वो गए तो उन्होंने बीजेपी ने जिस तरह से प्रचार किया था, पैसे दे के कहलवाए थे, जो बातें उन्होंने उसे ओपन कर दिया था। इस वजह से उन्हें उस चैनल को भी छोड़ना पड़ा। अब वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उसे वो अपने उसे तथ्यों के साथ बोलेंगे, नहीं तो सरकार पहले से इन पर नज़र जमाए हुए है, उन्हें अंदर कर देगी। इसलिए उनके आंकड़ों पे अविश्वसनीयता का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। 40 वर्षों का उनके पास पत्रकारिता का अनुभव है। वो आंकड़े हैं, देखिए। इस समय भारत के ऊपर जो कर्ज है वो है $558 बिलियन। ये मौजूदा समय की बात है। हम बात करते हैं 2013 से, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे और अर्थव्यवस्था के विश्व के जाने माने, आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री भी हैं वो समय थे। तो 2013 में जब उन्होंने कर्जा लिया था तो हमारे देश उन्होंने वो लास्ट कर्जा लिया था, उस समय हमारे देश पे कर्ज था $400.94 बिलियन। उसके बाद 2014 में उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया। 2015 में तक आ चुके थे माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता परिवर्तन हो चुका था। 2015 में हमारा वो जो विदेशी कर्ज था वो 400.94 से बढ़ के $446.2 बिलियन हो गया। 2017 में 471 बिलियन हो गया। 2018 में 529 बिलियन हो गया। 2019 में 543 बिलियन हो गया। और अगर आप 2019 के दिसंबर तक की हम बात करें, 20 को छोड़ दें, तो हमारे पर कुल मिला के इस समय जो कर्जा है दिसंबर तक का 2019 तक के $558.5 बिलियन। 1991 में नरसिम्हा राव जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत पे कर्ज $83.8 बिलियन था।
समय के साथ ये कर्ज बढ़ता ही गया। उसके बाद मतलब जो भी सत्ता है इन्होंने कर्ज लिया, लेकिन इन 2013 से 2020 के बीच 19 के बीच जो कर्जा लिया गया है, 20 में तो खैर कोरोना महामारी और बाकी सब चीज़ें थी, उतनी तेज़ी से किसी ने कर्जा नहीं लिया। मतलब उतना ज़्यादा कर्जा किसी ने नहीं लिया जितना कि मौजूदा पक्ष ने लिया। दोस्तों, वो कर्जा कहाँ से लिया गया है उनका, और हम पे दबाव किसका किसका है? वर्ल्ड बैंक IMF का दबाव तो है ही, साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो हैं उनमें हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाउंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और इन सभी बैंकों से कुल मिला के हमारा $60 बिलियन हम इन अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लिए हुए हैं। इस कर्जे को मल्टीलेटरल कर्जा कहा जाता है। और ये जो $60 बिलियन है, ये हमारे जो पूरा हमारा कर्जा है $558 बिलियन, उसका 10% है। और एक होता है बायलैटरल कर्जा, उसमें हम दूसरे देशों से कर्जा लेते हैं। हमने जर्मनी, रसिया, फ्रांस, अमेरिका, तकरीबन 18 देशों से कर्ज लिया हुआ है। यहाँ तक कि हम इजराइल से भी कर्जदार हैं, उनसे भी कर्जा लिया हुआ है, जो कि बहुत ही छोटा देश है और इकलौता यहूदियों का देश है। हमने वहाँ से भी कर्जा लिया है। इसके आंकड़े देखें, ये जो 18 देश है उनमें हमने उनसे कुल कर्जा है हमारा $26 बिलियन, हाँ, जो कि और ये $26 बिलियन में जर्मनी से हमने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है। यानी कि $26 बिलियन का 11% कर्जा हमारा जर्मनी से है। IMF से हमारा कर्जा है $5.5 बिलियन। एक्सपोर्ट क्रेडिट का जो कर्जा है वो है $7 बिलियन। कमर्शियल बेयरिंग जो हम लोग खरीदते हैं उसका कर्जा है हमारा $223 बिलियन। NRI डिपॉजिट $133 बिलियन। और हम सभी जानते हैं कि अगर कोई कर्ज देता है तो कुछ ना कुछ तो उसकी मंशा होती ही है, ऐसे तो कोई कर्ज देता नहीं है। और कर्ज भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म, जिन्हें आप चुकाते रहिए, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, जिन्हें आपको तुरंत चुकाना होता है। और इस समय भारत पे शॉर्ट टर्म में जो हमारा पूरा कर्जा है उसका 19% यानी कि 19% कर्जा शॉर्ट टर्म में आता है, जो कि हमें तुरंत चुकाना है। मतलब $100.6 बिलियन। बाकी का जो है बचा $457 बिलियन, वो आने वाली सरकार, मतलब कि जो 2021 में जो सरकार बनेगी, हाँ, वो उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी हमें इतना देना है। अब इसे हम कहाँ से चुकाएंगे, ये तो एक अलग बात है। और अगर हम नहीं चुकाते हैं तो ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उनकी पॉलिसीज़ को ही यहाँ पे चलाएंगे और उससे जो उगाही होगी हम उन्हें देंगे। और इस तरह से धीरे धीरे हमें हमारे बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेच देना होगा दूसरे देशों के। वो वहाँ से पैसा लगाएंगे, मतलब बैंकों पे भी हमारा नियंत्रण नहीं होगा। ये है हमारे देश की सच्चाई।
और अब भारत पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, अब बात करते हैं साक्षी महाराज जी की और मनोज बाजपेयी जी की। साक्षी महाराज जी हरिद्वार में कुंभ मेले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कुंभ मेला होता है, कभी इलाहाबाद कभी हरिद्वार, ऐसे ही 3-4 हमारे जो स्थल हैं वहाँ पे बारी बारी से होता है। इस बार वो हरिद्वार में होगा। वहाँ का मतलब तैयारियों का निरीक्षण करके वो दिल्ली वापस जा रहे थे। वो उन्नाव के सांसद हैं साक्षी महाराज। बात ये है कि हमारे देश के जो बाबा लोग हैं वो अब किसी भी क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते। वो सिर्फ मंदिर तक नहीं रहना चाहते, वो अब हर क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, वर्चस्व बनाना चाहते हैं। अभी हाल ही में एक मतलब बाबा जी थे, वो तो अभिनेता भी बने, बिग बॉस सीजन में भी आए हुए थे और 2 फिल्में भी अभिनेता मतलब उन्होंने निर्मित भी उसे किया था, निर्माता भी वही थे, प्रोड्यूसर भी और एक्टर भी वही थे। मेन लीड रोल जो था वो भी उन्हीं का था। फिलहाल वो तो भी सलाखों के पीछे हैं। साक्षी महाराज जी ने ये भी कहा है कि हमारे बाबाओं को ऐसे ही कोई कुछ कह देता है। ये बात अर्नब गोस्वामी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बाबाओं को सभी कह देते हैं, हिंदुओं के कोई क्रिश्चियन मिशनरी को या फिर अदर मतलब रिलीजन को क्यों नहीं कहता है। तो अदर रिलीजन वाले करें ऐसा तो सभी सबको सब कहेंगे। क्योंकि अब यहाँ बात जिस परिस्थिति में हम आज हैं, यहाँ धर्म का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें हमारे देश को बचाना है। धर्म जाति ये सब बाद में बातें करते रहेंगे। अब आसाराम बापू का कोई चरण धुल के तो पिएगा नहीं, तो वो खुद ही जेल में मतलब के ऊपर जो आरोप सिद्ध हुए होंगे तभी तो वहाँ हैं। और जो हमारे अभिनेता महाराज जी थे वो भी वही हैं, अंदर ही हैं जेल पे। अब ये साक्षी महाराज जी हैं, ये बता रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कोई किसान आंदोलन नहीं है और इस आंदोलन में कोई किसान शामिल ही नहीं है। ज्ञानी महाराज ने ये भी कहा, साक्षी महाराज ने, कि देश का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 5 करोड़ हिंदू थे। आज पाकिस्तान में 50 लाख हिंदू भी नहीं हैं। भारत में 10 करोड़ मुसलमान थे। आज हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमानों का अल्पसंख्यक, हाँ मतलब 32 करोड़ मुसलमान हैं। इसलिए मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त होना चाहिए। जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा जिसमें हम 2 हमारे 2 और उनके भी 2 और सबके 2 का सिद्धांत लागू होगा। महाराज जी की आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ पे बात जनसंख्या की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हमारे भारत के वर्तमान स्थिति की हो रही है। और रही बात अभी अपने 3 ये जो आए हुए हैं उन्हें तो पास कराइए। आपका सत्ता पक्ष रहेगा तब तो 2 हमारे 2 उनके 2 सबके करेंगे, उसके पहले तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और रही बात जो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो अपने देश का देखिए, पाकिस्तान को बाद में देखिएगा। आपका देश आज सबसे ज़्यादा कर्जदार देशों में है, पाकिस्तान नहीं। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो ये इन्होंने बताया, और हाँ ये भी ध्यान रखें, शायद वो भूल गए, शाहीन बाग उन्हें याद रहा होगा, जी न्यूज़ की जो बेइज्जती हुई वो नहीं याद था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो धर्म की बात करी, यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे हर नागरिक के अधिकारों की बात है। इस समय जो भी लड़ाई चल रहा है, वहाँ पे जो भी किसान बैठे हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और रही बात साक्षी महाराज की, जो ये बोल रहे हैं कि उसमें कोई किसान ही नहीं है, तो क्यों नहीं बताते उसमें कौन किसान नहीं है? अरे किसी को तो पकड़ो। इतने दिन से वो लोग बैठे हैं और आप लोग आराम से बैठने दे रहे हैं। तो ऐसे में तो हमारा देश पता नहीं, अरे इतनी प्लानिंग अगर वो करके बैठते तो इतने दिन में तो देश को ही पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए था।
और साक्षी महाराज को ये भी बता दें, 5 सितंबर को जब ये बिल पारित हुआ था, किसान तभी से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन तब वो सिर्फ पंजाब तक सीमित था। और अगर उसमें किसान नहीं हैं तो जब वो सीमा बॉर्डर पे रोके गए, उसके बाद में 12 दिन हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो 13 तारीख को पूरा भारत बंद ऐलान क्यों हो गया। सारे विभागीय कर्मचारी सब बुद्धू हैं, क्यों साक्षी महाराज जी को भी पता है सब कुछ। और इन लोगों के पास कितना ज्ञान है वो सबको पता है। महाराज जी मठ में जाके बैठ जाइए, नहीं तो जी न्यूज़ वालों की तरह हाल होगा आपका। हाँ, आते हैं जी न्यूज़ पे। और महाराज जी मान लीजिए जी न्यूज़ को नहीं पता है, बट आप तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं, आपको तो ये पता ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। तो तुम करके देख लो जो करना है, तुम जरा पहचान तो करवाओ, एक का भी आइडेंटिफाई करवाओ, एक का भी, कि ये खालिस्तानी हैं या ये हैं वो हैं, जो भी आप लोग चिल्ला रहे हो। मान जाएगी जनता। आज जनता धर्म पे नहीं लड़ रही है, आज जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, और वो भी अपने संवैधानिक अधिकार, भारत के नागरिक होने के कारण। बाबा जी को शाहीन बाग का वो याद है मंजर, जब दीपक चौरसिया गए थे, और ये सभी जानते हैं कि दीपक चौरसिया हमेशा धर्म विरोधी बातें ही करते हैं, उन्हें वहाँ से भगाया गया था। तो वहाँ पे प्रचार ये हो गया कि वो तो मतलब मुस्लिम बाहुल्य मतलब उन लोगों का मैटर था, इसलिए दीपक चौरसिया के साथ भेदभाव हुआ, उन्हें भगा दिया गया, ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा रचा गया। लेकिन जो सच है उसे तो सामने आना ही है, उसे कब तक आप दबा के रखेंगे। और वही वो चिंगारी जो थी, जब वो उसने शोले का रूप लिया तो किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में सभी साथ हैं, तो चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं। अब आप उनसे अगर धर्म की बात करोगे तो आपको भी शायद, जैसे अब हम कह तो नहीं सकते क्योंकि आप हमारे मतलब आप हिंदू गुरु हैं, लेकिन एबी न्यूज़ वालों का कुत्तों की उपाधि किसानों ने दे दी है। आप समझ जाइए आप किसके काबिल हैं, वो उपाधि आपको भी दिन मिल जाएगी अगर इसके आगे बोला तो, नहीं तो चुपचाप जाके घर में बैठ जाइए। घर भी तो नहीं होगा आपके पास, मठ में जाके बैठ जाइए। एक बाबा जी हैं, वो तो इतने बड़े व्यवसायी हैं, वो अलोम विलोम करते करते पूरा पतंजलि का वही कर दिए, आज वो हिमालय कंपनी को टक्कर दे रहे हैं। तब पूरा देश अब बाबा जी ही संभालेंगे। उसके बाद में 2 साल पहले उन्होंने मुंबई में कपड़ों का भी शोरूम खोल लिया है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, वो कहीं कभी मिलावट नहीं करते। बाबा रामदेव जी कभी मिलावट नहीं करते। एक बाबा जी हमारे यहाँ के सीएम हैं, तो खैर उनकी बात नहीं है, वो तो गोरखपुर के मतलब एमपी 10 साल से करीब रह चुके हैं। बाबा वैद्यनाथ के वो उत्तराधिकारी हैं गोरखनाथ मंदिर के। किसी और वीडियो में हम आपसे विस्तार में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है वो गोरखपुर से काफ़ी ज़्यादा मतलब जुड़ा हुआ है, वहाँ से निर्धारण होता है इसका। लेकिन खैर वो तो बाद में हम बात करेंगे, अभी हम इन्हीं लोग की बात कर रहे हैं। तो वो सीएम है हमारे यहाँ, और मोदी जी भी बाबा जी ही हैं, क्योंकि शायद कैलाश वैलाश पे वो गए थे कुछ दिन, तपस्या भी किया था। अब पता नहीं ये अफवाह था या क्या था, लेकिन था। जी न्यूज़ वालों को किसानों ने भगा दिया। उसके बाद जी न्यूज़ वालों ने यहाँ तक कि वो माइक भी वो दूसरे का लेके गए, एक लड़की एंकर भी गई। उस लड़की ने कहा किसानों से कि मतलब आप चिल्लाइए मत, ये वो। तो किसानों का भी अब धैर्य समाप्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा जब आप लोग स्टूडियो में बैठ के चिल्लाते हैं, हम किसानों को पाकिस्तानी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, तब नहीं,
आज हम चिल्ला रहे हैं तो आपको कितना बुरा लग रहा है। तो सही है, ये गोदी मीडिया ने जो किया है वही तो उन्हें मिलना है। कहा जाता है बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब तुमने बबूल उगाया है तो आम कहाँ से मिलेगा। तुम सत्ता पक्ष को ही सब कुछ मान रही थी। तुम लोगों को इतना भी नहीं था कि हाँ तुम्हें कम से कम तुम लोग अपनी जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे तो सही ढंग से निभाते। हम ये नहीं कह रहे आप सत्ता पक्ष से लड़ने जाते, बट जो सही बातें होती उसे दिखाते। लेकिन आपने इन सालों में बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या हुआ, मीडिया में जो भी सवालें होती थी वो जनता से पूछी जाती थी, सत्ता पक्ष से नहीं। तो कब तक कोई आपको झेलेगा। अब न्यूज़ चैनलों वालों का रोना गाना शुरू है कि नहीं हम तो किसानों की बात मतलब विश्व के आगे रखना चाहते हैं, उनकी तकलीफ़ों को, लेकिन वो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आज दुर्व्यवहार आपको लग रहा है, और कभी वो आम नागरिक आपके जूझों के बराबर भी नहीं थे। आपको ये नहीं पता था कि हाँ जो सत्ता में बैठे हैं उसे आम नागरिकों ने ही चुन के भेजा है। जो आप खा रहे हैं वो किसानों की ही उगाई हुई चीज़ें खा रहे हैं। और साक्षी महाराज जी भी जो दान दक्षिणा जो अपना रखे हुए हैं, जितने जितने के मालिक हैं, वो भी किसानों का ही है, पॉलिटिशियन का नहीं। और रही बात जनसंख्या के आंकड़े की, तो वो बात बाद में रखें। वैसे वो अपने ही बाबाओं को थोड़ा सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा है। उनकी पॉलिटिक्स में ज़रूरत नहीं है। जैसे अब एक लोग आए हीरो बने, जेल में गए, अब इनका भी नंबर लग ही जाएगा। जी न्यूज़ में डीएनए आप लोग को याद होगा, वो मतलब अभी भी आता है, वो शो बहुत ही पॉपुलर जी न्यूज़ का। सुधीर चौधरी आते थे। वो अपनी बात को, ये सही है कि इतनी विनम्रता और इतने अच्छे से रखते थे कि हाँ ये लगता था कि विनोद दवे जो कि पहले हैं, विनोद दुआ या फिर ये प्रसून बाजपेयी जी, इन सब की तरह रखते थे। लेकिन वो सिर्फ एक हम लोग का भ्रम था। वो कहते थे उसी तरह, लेकिन उनका वो कहते वही थे जो भारत सरकार चाहती थी। इसलिए अब वहाँ पे नारे लग रहे हैं कि मोदी के गोद में बैठे हुए गोदी मीडिया बाहर जाएं, बाहर जाएं, बाहर जाएं। और ये सुधीर चौधरी के मुर्दाबाद, सुधीर चौधरी मुर्दाबाद, सुधीर चौधरी, क्योंकि जनता को गुमराह करने में कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी का भी बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि डीएनए जो उनका शो था उसे लगभग सभी लोग देखते थे, हम भी देखते थे, इसलिए कह रहे हैं। उसके बाद में हाँ मतलब, और यहीं पे किसान नहीं रुके, उन्होंने बाकायदा बैनर लगा दिया है, उसमें चैनलों का नाम लिखा हुआ है। और एक लोग गए, मतलब अब उनका चेहरा नहीं दिखाया गया, बट हाँ ये दिखाया गया, वो उनसे पूछ रहे थे कि ये क्या है। तो किसानों ने बताया कि 1 गेट 1 फ्री वाला सेल लगा हुआ है, हम यहाँ कुत्तों का व्यापार कर रहे हैं, मतलब कुत्ता बेच रहे हैं। आपको जिस नस्ल का कुत्ता चाहिए वो हम आपको मतलब प्रोवाइड करवा देंगे। उन्होंने पूछा कि मतलब सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा नस्ल का कौन सा कुत्ता है जो कि ज़्यादा वफादार है। तो उन्होंने नाम लिया, जैसे उस पर लिखा हुआ है चैनलों का नाम, आज तक, AB न्यूज़, इंडिया न्यूज़, रिपब्लिक भारत, जैसे जैसे न्यूज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि रिपब्लिक भारत, उन्होंने कहा मतलब उसकी तरफ किसान ने हाथ दिखाया और कहा, जहाँ लिखा हुआ था वो, अरे भाई साहब ये बहुत गजब का कुत्ता है, इसको आप एक बार बोल दो ये 6 दिन तक भौंकता रहेगा। और इसे रोटी में फेंकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खाता नहीं है, थोड़ी सी भी अगर आप फेंक दोगे तो उसको खा लेगा, भौंकेगा लेकिन परमानेंट। और वफादार इतना है कि अपने मन से एक शब्द भी नहीं बोलेगा, जो आप कहोगे बस वही भौंकेगा। और दूसरे नंबर पे है ये जी न्यूज़। उन्होंने बताया कि मतलब अगर इसे आप लेना चाहें तो ले जाएं, नहीं तो
ये जी न्यूज़ वाला कुत्ता ले जाएं आप। ये मतलब जी न्यूज़ को उन्होंने कुत्ते की वो दी। उन्होंने बताया कि मतलब जैसे ये भी भागते हैं, मतलब कंपटीशन में हैं उनके, जैसे उनके बराबर तो नहीं हैं लेकिन एक कंपटीशन में है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे वो गरुड़िया था, तो एक लड़का होता है, वो वहाँ पे रहता है, तो मतलब गरुड़िया आने वाला होता है, तो मतलब जब नहीं आता है तो चिल्लाता रहता है गरुड़िया है गरुड़िया, अरे वो गरुड़िया सारी कहने गरुड़िए का लड़का रहता है, भेड़िया आया भेड़िया आया, याद होगा बचपन में आप सब लोगों ने सुना होगा। तो वो झूठ में लड़का चिल्लाता है कि भेड़िया है भेड़िया आया, 2-3 बार लोग उसे बचाने जाते हैं, भेड़िया आया ही नहीं होता है। और जिस दिन सच में भेड़िया आता है वो चिल्लाता ही रह जाता है, लोग सोचते हैं कि झूठ बोल रहा है, वो उसे बचाने ही नहीं जाते। वही हाल है जी न्यूज़ वालों का। ये जब चोर आएगा तब ये नहीं कहेंगे कि चोर आया, जब चोर नहीं आएगा तब चिल्लाएंगे चोर आया चोर आया चोर आया। तो उन भाई साहब ने कहा, उन्होंने मतलब किसान भाइयों ने कहा कि तो ठीक है आप इसे ही ले लीजिए, और बाकी तो आप देख ही रही हैं सब हैं, इसमें मतलब सबका नाम उन्होंने दिखाया, आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, जी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, सब। रिपब्लिक भारत का तो आपको बताया चूँकि अर्नब गोस्वामी का। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसे हम नहीं लेंगे। दोस्तों आज मीडिया की ये हालत है, हमारे देश के 3 स्तंभ गिर चुके हैं, सत्ता पक्ष, न्यायपालिका और मीडिया। वो ये नहीं जानते कि जब अन्नदाता ही अपने उस पर आ जाएगा तो कोई नहीं बचेगा। हाँ, और एक ज्ञानी पुरुष की और हम आपको बात करते हैं, मनोज बाजपेयी जी, अरे सॉरी मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी। क्या किया जाए, ये लोग इतने कांड करते हैं कि नाम भी याद नहीं होते, क्योंकि कि करें क्या, ये ब्लाइंड न्यूज़ पढ़ने की आदत तो इन लोगों ने ही डाल दी, तो नाम याद होते नहीं है, बाकी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मनोज तिवारी जी जो हैं, इनका ये क्या थे, एक गायक थे। आज के 15 साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले शायद, कोई एक एल्बम आया था इनका भोजपुरी का, पूरब का बेटा। उस समय ये था कि हाँ, भोजपुरी जो चैनल था, एक मूवी आई थी नदिया के पार, जिसमें अभिनेता सचिन और गुंजन ने मतलब मुख्य किरदार निभाया था। उसका ये गाना था कौने दिशा में लेके चल रे बटोहिया। वो गाना काफ़ी लोकप्रिय था और आज भी लोगों को उतना ही पसंद है। लेकिन उसके बाद में फिर धीरे धीरे भोजपुरी सिनेमा जगत जो है वो हाशिए पे आ रही थी, वो बंद होने की कगार पे थी कि तब तक मनोज तिवारी जी का ये आया एल्बम कि पूरब का बेटा। इसमें वो उस एल्बम के सारे गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए, भोजपुरी में थे, लेकिन उसका ये गाना जो था, ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, वो वाला बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद मनोज तिवारी ने कई मूवी भी बनाई भोजपुरी की। धीरे धीरे आज ये मतलब इतना विस्तार हो चुका है भोजपुरी मूवीज़ का, मतलब उनकी भोजपुरी फिल्मों का, कि विदेशों में भी लोग देखते हैं। तो ये सच है कि मनोज तिवारी का भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे ऊपर उठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने, इसमें कोई शंका नहीं है। और आपको ये बता दें कि जो भोजपुरी फिल्में होती हैं वो फिल्में रिलीज होती हैं गोरखपुर यूनाइटेड में, यूनाइटेड फिल्म टॉकीज जो है गोरखपुर में, वहाँ पे वो रिलीज होती हैं। तो आज से 10 साल पहले ये कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके लिए वहाँ पे उन्होंने गोरखपुर के करीब मतलब जो शिवाय, गणेश, प्रेसिडेंट, ऐसे मतलब महंगे रेस्टोरेंट जो हैं, मतलब होटल्स जो हैं, उसी में एक होटल आता है क्लार्क्स होटल, जो कि बिग बाज़ार का है। अभी कुछ समय पहले जिसकी मतलब फ्रेंचाइजी मुकेश अंबानी जी ने खरीद ली है,
उसी होटल में 2 महीने तक ठहरे भी थे अपने प्रचार के लिए, लेकिन जनता ने इन्हें एज ए सिंगर, एज ए एक्टर तो बहुत पसंद किया, बट एज ए पॉलिटिशियन इन्हें इतना ज़्यादा रिजेक्शन मिला कि इनकी ज़मानत भी जब्त हो गई। उसके बाद ये बीजेपी में आ गए और अब ये एमपी हैं। अब ये एमपी हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो अब ये गाना गा रहे हैं। फिलहाल वो गाने तो गाना इन्होंने छोड़ दिए, बट एक दिन बैठ के बता रहे थे ये इंटरव्यू में कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब मनोज तिवारी कितना पढ़े हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि 10th से आगे नहीं होंगे या जो भी हों, का वो समझदार किसान जो हैं वो सभी इसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। हम खुद भी किसान हैं, हमारे यहाँ 125 बीघा ज़मीन है, हम 4 भाई हैं और हम जानते हैं कि इसके लागू होने से हमारा मतलब बहुत फ़ायदा होगा। मनोज वाजपेयी जी भोजपुरी को आपने मतलब बढ़ाया, मानते हैं। आज उसकी शूटिंग विदेशों में हो रही है, ये भी मानते हैं। मतलब दोहरीकरण जो मतलब दोबारा अगर जो भोजपुरी सिनेमा बढ़ा है तो उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन आपको वो 10 साल पहले वाला भी चीज़ तो याद होना चाहिए कि जनता ने आपको इस तरह से नकारा था कि आप की ज़मानत भी जब्त हो गई थी। तो आप भी ज़्यादा ना बोलिए, क्योंकि अभी जो सैलाब आया है ना, ये ना बाबा देखेगा, ना गायक देखेगा और ना नेता का तो फिर कोई बात ही नहीं है। उस सैलाब में सभी बह जाएंगे। इससे अच्छा है आप भी दबा के बैठ जाइए चुपचाप। जी न्यूज़ के साथ जो हुआ है देखिएगा। बाकी जो जैसे आज तक न्यूज़ चैनल है वो लगभग सबसे, जितने न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं उसमें सबसे पुराना चैनल जहाँ तक है आज तक ही है। वो लोग समझ गए 2 महीना पहले से ही, उन्होंने अपना धीरे धीरे रास्ता बदल लिया है। बाकी जो नहीं समझेंगे सबका हाल इसी की तरह होगा, क्योंकि आज सारा देश उनके साथ है। मतलब आपके चिल्लाने से क्या होता है? आप लोग कह रहे हो कि वहाँ किसान नहीं है, कोई और है। कोई और है तो आप साबित क्यों नहीं कर रहे कि कोई और है? इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, आपको साबित करना चाहिए कि कोई और है तो कौन है। तो ये बेफजूल की बातें बंद करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि आज हर हिंदुस्तानी एक है। ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और जो सत्ता पक्ष वहाँ बैठा है वो भी उसके बदौलत बैठा है। और हम जहाँ तक अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो कौन थे भविष्यवाणी, किसी ने ही, मतलब जब मोदी जी हमारे पीएम बन के आए थे तो वह प्रचार हुआ था कि हमारे मतलब किसी ने हिमालय से कोई बाबा आए थे, उन्होंने कहा था 100 वर्ष की 150 वर्ष पहले कभी कहा होगा कि तुम्हारे यहाँ एक शेर आएगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो 15 साल तक रहेगा। कि सभी जानते हैं हमारे यहाँ हम लोग तो धर्म और जाति और इन सब पे तो इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि आँख बंद करके विश्वास करते हैं, जबकि प्रकृति ये कभी नहीं कहती। प्रकृति तो हमेशा हर इंसान को वही देती है जो डिजर्व करता है। ये तो हम लोग हैं जो उसमें इधर उधर करते हैं। और जिन्हें शेर शेर कहा जा रहा था, इतना कर्जा है भारत पे उन्हीं शेर जी की वजह से। और ऐसे ही अगर रहा तो हमारा बैंक, मतलब हमारे बैंक को भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में या मतलब जो देश हैं उन्हें बेचना पड़ेगा। और ये किसान जो कानून आया है, नया पारित हुआ है, वो इसीलिए पारित हुआ है क्योंकि हमारे देश में हर फील्ड
प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है। कहीं ना कहीं से, किसी ना कहीं से लिंक उसका जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि आर्मी में जो वेपन्स सप्लाई होते हैं उसके भी, विमान जो है उसका भी, राफेल विमान का भी। एक एग्रीकल्चर ही ऐसा बचा हुआ था जिस पे प्राइवेट का कोई दावेदारी नहीं था, और उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए ये तीनों पास किए गए थे। दोस्तों, हमारी वीडियो को जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, या तो लगता है कि हाँ हम जानते हैं एक आवाज़ से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आज वही कहेंगे कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब जैसे मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसको करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।